गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने सीखा था किसी कॉइल पर यानी कि कोई कुंडली है उस पर लगने वाला बलाघूर्ण। जब किसी, ये फिजिक्स का क्लास है राइट, जब किसी कुंडली को, धारावाही कुंडली को, धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जाता है, तो उस पर बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क लगने लगता है, टॉर्क लगता है। कल ये बताया था, मान लिया ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये धारावाही कुंडली है। इसे P कहा, इसे Q कहा, इसे R कहा, इसे S कहा, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है राइट। तो इस पर लगने वाला टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू था NIAB साइन थीटा। कल बताया ये, इसे लिखा टॉ इज इक्वल टू NIA I इंटू A, इसे M लिख दिया, फिर लिखा MB साइन थीटा, फिर लिखा टॉ इज इक्वल टू M क्रॉस B। कल ये हमने समझाया, टॉर्क है तो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये कल आपको बताया। तो जब भी कोई धारावाही कुंडली किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तो उस पर एक टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण लगता है, वो घुमाता है, उसे ट्विस्ट करता है। बात क्लियर हो गया। टॉ का वैल्यू मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, उसके इसमें टॉ इज इक्वल टू NIA भी हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम आ गया। टॉ मिनिमम होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा और ये 0 के बराबर होगा। तो ये मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क भी आपने पता कर दिए। अब इसकी जरूरत हमें कहां पड़ रही है, इसकी जरूरत हमें पड़ती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन है, अमीटर है, वोल्टमीटर है और गैल्वेनोमीटर ये बताता है, वो डिफ्लेक्ट, ये प्रेजेंस ऑफ करंट बताएगा। तो इनमें हमें इसका जरूरत पड़ता है। देखते हैं आवश्यकता, टॉ की आवश्यकता कहां है, इस सबको एक्सप्लेन करने का हमें जरूरत पड़ता है अमीटर में, वोल्टमीटर में, और इन दोनों को हम बना सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। जब आप गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे तो आप इसे बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर, ये अमीटर क्या है, धारा नापेगा, ये है वोल्टेज नापेगा, ये प्रेजेंस ऑफ करंट बताएगा, परिपथ में धारा है या नहीं, परिपथ में धारा है अथवा नहीं। मींस प्रेजेंस ऑफ करंट के बारे में बताएगा कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज गैल्वेनोमीटर और उसमें यूज होगा टॉर्क। देखिए क्या है, गैल्वेनोमीटर विक्षेप मापी जो है, गैल्वेनोमीटर देखेंगे दो तरह के होते हैं, एक वेसन टाइप होता है,
एक सस्पेंडेड टाइप होता है, लटका हुआ सस्पेंडेड टाइप। सस्पेंडेड टाइप जो वेस्टर्न टाइप है हमारा, ये आप घर में जो देखते हो रुकी हुई, ये दो पायोवेट के बीच में एक निडल रुकी हुई होती है, एक कील के बीच में कॉइल होता है, कील के बीच में, यानी कि कील पर कुंडली होती है, कील होती है, राइट। इसका जो यूज है या इसकी सेंसिटिविटी है, जो इसकी संवेदनशीलता है, कम है, इसे हमें नहीं पढ़ना। हम जो पढ़ रहे हैं सस्पेंडेड टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड मैग्नेट और दूसरा होता है सस्पेंडेड कॉइल। तो हमें सस्पेंडेड कॉइल पढ़ना, सस्पेंडेड मैग्नेट, सस्पेंडेड मींस लटका होना, सस्पेंडेड और सस्पेंडेड कॉइल। जो सस्पेंडेड कॉइल है, इसे पढ़ के ही हम वापस आ जाएंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे G2A अमीटर में और G2B गैल्वेनोमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? हम पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर, दो तरह का गैल्वेनोमीटर है, एक पायोवेट टाइप है, कील पर रुका हुआ होता है, दूसरे में या तो मैग्नेट सस्पेंड लटकी हुई होती है या कॉइल लटकी हुई होती है, कॉइल यानी कि कुंडली। तो हम सस्पेंडेड कॉइल पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसी सस्पेंडेड कॉइल को कन्वर्जन सीखेंगे, जैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे और वोल्टमीटर में कैसे बनाएंगे। एक सिंपल सी बात है जो हमें पता है, देखना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये हमारे पास एक 4 फेसेस ऑफ मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, थोड़ा दोबारा यहां ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे कार्ड लिए हुए हैं, ठीक। इसमें यहां एक फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप है और यहां पर एक ये कॉइल है जो सॉफ्ट आयरन कोर पर बनी है। किस पर बनी है? सॉफ्ट आयरन, यहां सॉफ्ट आयरन। फिर यहां एक स्प्रिंग लगी है, यहां पर एक टर्मिनल है, यहां पर एक टर्मिनल है, ये T1 है, ये T2 है, ये क्या है? ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग। ये PQRS ये कॉइल है, ये फॉस्फर, यहां पर एक मिरर भी लगा है, प्लेन मिरर, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ये मिरर है, ये कॉइल है, ये पोल्स है मैग्नेट के, चुंबक के पोल, चुंबक, ये चुंबक है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए जब वो आए, हमें कैसे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ने हैं, तो हमें क्या जनरल लेकर चलना चाहिए कि जिससे सारे इंस्ट्रूमेंट हमें याद हो जाए। सबसे पहले उपकरण जो पढ़ रहे हैं, कोई भी उपकरण है, जैसे अमीटर है, वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कुछ भी, जनरेटर है, एसी जनरेटर है, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर है, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं।
तो जब कभी उपकरण पढ़ना हो तो पहली बात क्या करता है, उपकरण का काम क्या है, दूसरा उपकरण किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल उसका क्या है, तीसरा उसकी रचना क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कि इसमें जैसे दो कॉइल है, नॉर्थ पोल है, ये कॉइल कॉनकेव टाइप मैग्नेट है, एक फास्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप कनेक्टेड है, मिरर कनेक्टेड है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, पीक्यूआर ऐसा ही है, सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक। तो ये सब कुछ बताना, रचना, ठीक है। फिर रचना हो गई हमारा। चौथे नंबर पर आता है वर्किंग, कार्यविधि, कैसे काम करता है। पांचवें नंबर आता है फार्मूला, सूत्र, यानी कि सूत्र का निगम अगर कोई सूत्र है या डेरिवेशन कोई भी संबंधित पूछा जा रहा है। छठे नंबर पर आता है जो चीज उससे नापते हैं वो किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। जैसे हम करंट नाप रहे हैं तो क्या क्या उसके फैक्टर होंगे, निर्भरता, एनालिसिस, सूत्र का विश्लेषण। आप सूत्र को एनालाइज करेंगे किन किन पर यह डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे सातवां कमी, कोई कमी है तो आठवां सुधार कोई किया जा सकता है या उसकी लिमिटेशंस क्या है, कितना। तो हर एक उपकरण इसके बारे में ये बताना है। जो भी उपकरण आप समझाने जा रहे हैं इन सब पर ही बात करनी है। पहला हमारा हो गया क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट पता करता है, धारा है। दूसरा सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत पर काम करता है कि जब कोई कॉइल किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो उस पर एक टॉर्क यानी कि बलाघूत कार्य करने लगता है। तीसरा रचना ये हो गई। चौथा अब कार्यविधि एक्सप्लेनेशन हम करे दे रहे हैं। जब इससे कॉइल से करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी, मान लिया आई करंट आ रही है, तो आई करंट आने से इस पर एक टॉर्क लगेगा जिससे ये कॉइल ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। इधर देखें, ऐसे घूमेगा, यूं घूमेगा। इसके घूमने से ये मिरर जो ऊपर लगा वो भी घूमेगा, ऐसे ऐसे। इसके सामने से इधर मिरर पर एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, एक लेंस और सेल बल्ब से लाइट डाली जाएगी यहां, लेफ्ट एंड स्केल अरेंजमेंट यहां से, और इधर एक ट्रांसपेरेंट स्केल होगा ऐसे पट्टी। तो जो मिरर पर लाइट जाएगी वो टकराकर इस स्केल पर आएगी जो ऐसे ऐसे है। जब वो घूमेगा तो लाइट का स्पॉट भी ऐसे 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 चलेगा, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट पर। तो जितना स्पॉट घूम रहा है उतनी धारा ज्यादा है। यहां दिखाई दे रहा था करंट फ्लो हुई, इधर गया फिर इधर आया, इधर गया फिर इधर आया। उसके बेसिस पर हम ये पता कर लेंगे कि करंट है या नहीं। ये फास्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप इसलिए लगाया गया है कि बहुत सेंसिटिव है और माइन्यूट करंट फ्लो होने पर भी उसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। जब डिफ्लेक्शन आता है तो जो स्पॉट है स्केल पर वो घूमता है और उससे हम पता कर सकते हैं। ये इसकी कार्यविधि है। सूत्र क्या है अब हम देखें। जो कार्यविधि है इस पर दो, जब धारा प्रवाहित होती है तो दो टॉर्क काम करते हैं, दो बलाघूत, दो टॉर्क। कौन कौन से टॉर्क है? एक तो कॉइल पर लगेगा जो उसे डिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा स्प्रिंग पर लगेगा जो इसे रिस्टोर करेगा।
जो स्प्रिंग है, जो कॉइल है वो घुमाएगी, स्प्रिंग उसे वापस लाएगी। जो दोबारा बता रहे हैं, जो कॉइल क्या लगने वाला टॉर्क है वो उसे घुमाएगा। स्प्रिंग नहीं घूमना चाहती, अगर स्प्रिंग को घुमाओगे तो वो वापस आएगी अपनी जगह। तो दो टॉर्क उसमें लगेंगे, ठीक है। तो क्या है, एक कॉइल पर लगने वाला टॉर्क है, दूसरा स्प्रिंग पर, स्प्रिंग की वजह से लगने वाला टॉर्क। जो कॉइल की वजह से लगने वाला टॉर्क है उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे, और इसे रेस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, एक रेस्टोरिंग टॉर्क है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपक आघूर्ण, रेस्टोरिंग टॉर्क वापस आने वाला आघूर्ण जो है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अभी हमने ड्राइव किया था, टॉ इज इक्वल टू होता है NIAB sin थीटा, ये होता। अब हमने इसे 4 फेसेस बना दिया ऐसे, तो जितनी भी रेडियाई इसके जहां पर जा रही हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर से सब 90 डिग्री पर होंगी, सेंटर ऐसे है, जितनी भी रेडियस उधर से उधर आएंगी वो 90 डिग्री का है। तो उस कॉइल, इसे गोल बना देने की वजह से, इसे स्फेरिकल बना देने के कारण, ऐसा है नहीं चित्र बदल गया, वो पहले वाला सही था। थीटा इज इक्वल टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, त्रिज्यीय मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, या मैग्नेट को कॉनकेव फेसेस के रूप में बनाने के कारण थीटा का वैल्यू 90 है। तो टॉ जो डिफ्लेक्टिंग है वो आ जाएगा NIAB, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया NIAB। क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, क्या बात हुई है? तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, जो उसे घुमा रहा है, जो घूर्णन उत्पन्न कर रहा है, वो आ गया NIAB। हम पूछेंगे इसे कॉनकेव टाइप का क्यों बनाया गया है, इसे ऐसा गोल क्यों बनाया गया है मैग्नेट को, जो अवतल अंदर से क्यों बनाया गया है, जिससे रेडियल त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। उससे क्या होगा, वो सेंट्रलाइज होगा, उसके सेंटर पर वो 90 डिग्री पर मिलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया इतना। अब एक ये मुसीबत है स्प्रिंग, इस पर मान लिया C, ये है रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, एकांक कोण के लिए रेस्टोरिंग टॉर्क। मान लिया निडल घूमी हमारी अल्फा एंगल पर, करंट फ्लो होने से अल्फा एंगल पर निडल घूम गई, इधर वाले ने घुमाई, इसने रोक दिया, तो अल्फा एंगल पर रुक गई। तो वो अल्फा एंगल क्या है, अगर 1 डिग्री के लिए तो C है, अल्फा डिग्री के लिए हो जाएगा C अल्फा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क T2 का वैल्यू आ गया, रेस्टोरिंग टॉर्क जो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD आ गया NIAB, रेस्टोरिंग टॉर्क T2 आ गया C अल्फा। अल्फा क्या है, जितना निडल घूमा था, जहां पर उसका स्पॉट रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, एक घुमा रहा है, एक रोक रहा है, तो घुमाने वाला जब बढ़ जाएगा, जो रोकने वाला उसे एक जगह स्थिर कर देगा, रुक गया, वो हम नोट कर लेंगे। तो आ गया हमारे पास बैलेंसिंग कंडीशन में, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब ये स्थिर हो गया, उस केस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे, टॉ 1 बराबर हो जाएगा टॉ 2 के। टॉ 1 कौन है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टॉ 2 कौन है, रेस्टोरिंग टॉर्क। दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर कर देने से क्या होगा, ये देख, इसे हटा देते हैं, यहां से हटा दें, ये देख, तो टॉ 1 बराबर आ गया टॉ 2, ये था NIAB और ये है C अल्फा। तो इससे अल्फा आ गया हमारे पास इज इक्वल टू आया NIAB अपॉन C, या ऐसे इसे हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है हमें, थोड़ा ऐसे है,
यहाँ इसे हटाओ, इसे आई की बात करो, आई चलो दोबारा लिख देते हैं। टॉप 1 इज इक्वल टू एन आई ए बी, टॉप 2 इज इक्वल टू सी अल्फा। इक्विलिब्रियम में एन आई ए बी इज इक्वल टू आ गया सी अल्फा, तो आई इज इक्वल टू आ गया सी अपॉन एन ए बी इंटू अल्फा। इससे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया अल्फा के। जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो ये हमें पता लग गया, ये करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिफ्लेक्शन करंट के सीधे समानुपाती है। धारा समानुपाती विक्षेप, जितना ज्यादा वो एंगल डेविएट होगा उतना ज्यादा धारा, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा। इससे हमें ये पता चल गया। बात क्लियर हो गई या नहीं समझ पाए? तो इससे ये हमें अब इसकी दो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। कोई भी चीज कब सेंसिटिव कहलाती है, संवेदनशील कहलाती है? जब कम वेरिएशन में ज्यादा प्रभाव हो। कोई बच्चा, सबसे ज्यादा खांसी जुकाम किसे होता है क्लास में? क्या दूसरा बताओ, सबसे ज्यादा बीमार कौन रहता है? सारी स्वस्थ लड़कियां हैं। सबसे जल्दी खांसी किसे आती है, खांसी जुकाम किसे होता है? अपने आप बताओ, हमें करना क्या है? कोई दवाई कौन सा दे रहे हैं? पूछना चाह रहे हैं। किसे? कौन सी वाली? हाँ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? सुनैना। तो मिस सुनैना सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील। जरा सी ठंडी हवा चली तो उन्हें आँख छीन आने लगे, बैठ जाओ। तो इनका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। जरा से परिवर्तन को ये पकड़ लेती है या इनकी बॉडी पकड़ लेती है। गैल्वेनोमीटर भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। अगर जरा सा करंट फ्लो हो तो उसमें ज्यादा रिफ्लेक्शन आ जाए। बहुत सारा करंट फ्लो हो, कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम ये कैसे बताएंगे करंट है? जरा सा करंट, खूब रिफ्लेक्शन, तो उसे हम मोर सेंसिटिव कहेंगे। तो अब सेंसिटिविटी किन चीजों पर निर्भर करेगी? यानी कि ज्यादा डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, ये हमें इसका एनालिसिस करना है। दो तरह की सेंसिटिविटी हम पढ़ेंगे, एक धारा करंट सेंसिटिविटी, और दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो दो सेंसिटिविटी हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे G2A, G2B और खत्म। क्या बात समझ में आई? yes, कहां से चले थे? चुंबकीय प्रभाव से, और धारा किधर पहुंच गए? गैल्वेनोमीटर। और G2 और G2 बात कर रहा है, बंद करो। तो बात समझ में आ गई बच्चों? क्लास होगा।